हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं ओपी गुप्ता, विद्या स्टडी नेटवर्क पर आपका स्वागत है। पार्ट 1 में जो आपने पढ़ा, जो आपने अध्ययन किया, वो रेस्ट और मोशन के बीच की डिफरेंसेस, उसके कुछ जो पॉइंट्स जो समझे, लोकेटिंग एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी हमने चर्चा की। उसमें आज उस सब्जेक्ट को और आगे बढ़ाते हुए हम टाइप ऑफ मोशन के बारे में चर्चा करेंगे। इस चर्चा करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। आप हमारे वीडियो को देखें, आपने सब्सक्राइब भी किया, लाइक भी किया, लेकिन जो सबसे अहम चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आज भी लैक है, वो आज भी आप नहीं कर पा रहे हैं। वो ये है कि हमारे कमी को आप बताएं। हमारे अंदर क्या कमी है, हम क्या उसमें सुधार ला सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चंस अगर कोई छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसका जवाब हम देने के लिए हमेशा तैयार हैं। और मैं फिर एक बात ये कहूँगा कि आपका कमेंट हमारा मार्गदर्शन करेगा, एक अच्छे वीडियो बनाने में हेल्प करेगा, मदद करेगा। आपके लिए एक अच्छे कंटेंट के साथ एक सरल भाषाओं में वीडियो बनाने की कोशिश मेरी रहेगी। चलिए, जो भी आपने किया उसके लिए थैंक्स। आज हम टाइप ऑफ मोशन की चर्चा करेंगे। टाइप ऑफ मोशन क्लास 9 में, क्लास 9 का जो स्टैंडर्ड है उसमें जो मोशंस के बारे में जो पढ़ने हैं वो सिर्फ एक या दो मोशन है। बट जो टाइप ऑफ मोशन है तो कुछ हम जान लेते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मोशन। जैसे जैसे आपके क्लास का स्टैंडर्ड बढ़ेंगे, मोशन का जो टाइप है वो और ज़्यादा होता जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट और ब्रॉड होता जाएगा। और आपको लगेगा कि नहीं, तो जिस समय हम रोटेशन पढ़े थे इसमें तो बहुत सारा है। तो जो मेन है यहाँ पर, जो आपको जानने लायक है, हम वो इसकी चर्चा में कर देते हैं। सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर कर्विलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, पीरियडिक मोशन। तो क्लास 9 में जो स्टडी करनी है वो है रेक्टिलिनियर मोशन का। किसका? रेक्टिलिनियर मोशन का। तो रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में हम विस्तृत से इस पर चर्चा करेंगे। पहले जो कुछ दो चार हैं उनके बारे में कुछ चर्चा कर ले। रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कहता है एनी ऑब्जेक्ट कैन से टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन व्हेन इट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का सरल रेखीय गति कही जाती है। अब दूसरा है कर्विलिनियर। तो जैसा कि कर्व का मतलब ही होता है वक्र, वक्र का मतलब टेढ़ी मेढ़ी, वक्र का मतलब प्रोजेक्टाइल। जो एक मोशन होता है, जैसे आप गेंद फेंकते हैं तो क्या वो सीधी रेखाओं में जाती है? नहीं, एक वक्र में जाता है, एक आर्क में चलता है वो। जब आप फुटबॉल खेल रहे होते हैं, जब फुटबॉल को मारते हैं पैरों से, जब किक करते हैं, तो उसका जो पाथ होता है बॉल का, वो स्ट्रेट नहीं होता है, वो एक कर्व होता है, वो आर्क बना करके जाता है। उसी को हम कर्विलिनियर कहते हैं। और बहुत सारे कर्विलिनियर टेढ़े मेढ़े रास्ते भी कर्विलिनियर होते हैं। तो कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई कर्व रेखा पे जब मोशन करता है, जब ट्रेवल करता है, तो हम उस मोशन को कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। थर्ड, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन ये और आसान है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे जब घूमता है, तब हम उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे आप जब कोई चीज़, जिससे कोई भी चीज़ ऐसा आप खेलते हैं जिसमें कि सर्कुलर मोशन में चलना होता है, जो एक वृत्तीय पाथ पर चलना होता है, तब हम उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे। जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर जब ट्रैवल करेगा, जब चलेगा, मोशन करेगा, तब हम उस मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन की जब बात आती है तो मोशन इन एन एक्सिस, जब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन उसके एक्सिस पे जब हो, तब हम उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। अब ये बात समझ में नहीं आई भाई कि एक्सिस कहाँ है। चलिए साधारण सा उदाहरण देते हैं, जो आप लोगों में शायद बहुत सारे लोग उसको खेले भी होंगे। आप टॉप समझते हैं? टॉप,
मतलब लट्टू। लट्टू तो आप ज़रूर नचाए होंगे। तो लट्टू में जो लोहे का जो कील लगा हुआ होता है वो जस्ट उसके एक्सिस के आर पार होता है, और जब हम लट्टू को नचाते हैं तो वो लट्टू अपने एक्सिस पर यानी लोहे की कील पर नचता है, और जो लट्टू का उस टॉप का जो मोशन है उसी को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं, उसी को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट जब अपने एक्सिस पर, पता है एनी ऑब्जेक्ट कैन मूव इन ऑन एक्सिस इज नोन एज रोटेशनल मोशन, तब हम उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। अब आई ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन भी आपके दैनिक जीवन में, आपके डेली लाइफ में बहुत बार आपने देखा होगा, यूज़ हुआ होगा, लेकिन आपने गौर किया या नहीं किया ये बात की चीज़ है। जैसे आपने झूला तो ज़रूर झूला होगा, किसी पेड़ में रस्सी डाल के, या फिर लोहे का भी झूला बना हुआ रहता है बहुत सारे घरों में, उस पर बैठे होंगे आप, झूले होंगे। आपने कभी गौर किया कि झूला का मोशन होता कैसा है, वो कैसे मूव करता है? जी हाँ, कुछ तो गौर जरूर किए होंगे। उसका जो मूवमेंट होता है किसी एक बिंदु के यानी किसी एक पॉइंट के आगे और पीछे होता है, टू एंड फ्रो मोशन। कहता है कि एनी ऑब्जेक्ट कैन मूव टू एंड फ्रो फ्रॉम अ पॉइंट इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट का किसी पॉइंट के आगे पीछे जब मोशन करता है तो उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। सिंपल भाषा में ऑसिलेटरी मोशन इज दैट when an object move to and fro motion with respect to a point is known as oscillatory motion, उसको हम oscillatory motion कहेंगे। अब आइए पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन इज आल्सो सर्कुलर मोशन। पीरियोडिक मोशन जो होता है सर्कुलर मोशन हो सकता है। सो सिंपल आज पीरियोडिक मोशन, बहुत सारे मोशन को पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं, लेकिन सिंपली वी कैन अंडरस्टैंड दिस पीरियोडिक मोशन, है ना। एनी ऑब्जेक्ट कैन मूव on a circular path in a fixed time is known as periodic motion। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर निश्चित समय में जब घूमता है तब हम उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। यानी पीरियोडिक मोशन में जो चक्कर लगाने का जो समय है वो फिक्स हो जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल से रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ अराउंड सन, रिवॉल्विंग ऑफ मून अराउंड अर्थ इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। यानी पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना पीरियोडिक मोशन है, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाना पीरियोडिक मोशन है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सब सर्कुलर पाथ पर एक फिक्स समय में जब एक चक्कर लगाता हो तब हम उस मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। चलिए अब इतना यहाँ पे जिक्र करने की आवश्यकता नहीं। अब आते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, जिसका कि हमें इस चैप्टर में ज़रूरत है, जिसको कि हमें थोड़ा विस्तृत से पढ़ना पड़ेगा। तो रेक्टिलिनियर मोशन, जैसा कि हमने कहा, रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। कहता है एनी ऑब्जेक्ट कैन मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट जब एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगा तो वो दो तरह के कंडीशन उत्पन्न होते हैं, दो तरह के कंडीशन कम शॉर्ट उत्पन्न होते हैं। एक कंडीशन ये है कि एक स्ट्रेट लाइन पर चलते हुए कोई ऑब्जेक्ट एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। मान लीजिए हर एक सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन। यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन कहता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड ट्रेवल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन। तब हम उसको यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पर चलते हुए एक समय में एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब अलग अलग दूरी तय करती हो, जब अलग अलग दूरी ट्रेवल करती हो, तब हम उस मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। कहा जाता है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
तो इस चैप्टर में हमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों को पढ़ना है। तो हम आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को जब हम समझ गए, तब बात आती है कुछ स्केलर और वेक्टर की, जो कि आपके लिए बड़ा ही अजूबा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले आपने स्केलर और वेक्टर के बारे में कभी जिक्र नहीं किया, मतलब हुआ होगा आपके क्लास में। तो इसे डायरेक्ट रूप से हम नहीं समझ करके हम इनडायरेक्टली वे में समझेंगे। और यहाँ पर इसको समझने के लिए हमने एक लाइन, ये जो लाइन जो देख रहे हैं ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस ऑन लाइन, नंबर लाइन, ये नंबर लाइन के ऊपर जो है हम इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किए हैं और इसे समझने का प्रयास करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। साथ में जैसा कि ऊपर हम स्टडी कर चुके हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, अब हम इसको आगे बढ़ाते हुए पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, इट मीन्स अब हम लोग एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर किसी व्यक्ति का या किसी पर्सन का, है ना, एनी पर्सन कैन मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इन अदर वे वी स्टडी व्हाट distance and displacement, we understand the meanings of distance and displacement. In this way, the position of an object in a straight line path, जैसा कि ये फिगर दिया गया है, इस फिगर पे हमने जो लिखे हुए हैं 0 यानी पोजीशन O, जिसको ऑरिजिन कहा जाता है, ये जो ऑरिजिन है, ये ओ जो है ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन, इसको ऑरिजिन कहते हैं ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन एंड मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। वी हैव टू स्टडी अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट वी हैव टू नो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसके एक रॉ करने का मतलब एक छोटी सी जो है ना कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखेंगे। डिस्टेंस इट मीन्स पाथ लेंथ, डिस्टेंस इट मीन्स पाथ लेंथ। पाथ लेंथ का मतलब जो रास्ते की लंबाई होती है, जिस रास्ते पे हम चलते हैं, चाहे वो रास्ते टेढ़ी मेढ़ी हो, कर्व हो, स्ट्रेट हो, कर्विलिनियर हो, सर्कुलर हो, या किसी प्रकार का पाथ हो, जो पाथ लेंथ होता है वही डिस्टेंस होते हैं। और डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जब डिस्प्लेसमेंट की चर्चा जब हम करते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट को जब डिफाइन करते हैं, जब किसी प्रॉब्लम में जब डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है, तो हम सिर्फ उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात करते हैं। मतलब जहाँ से वो व्यक्ति चला है और फाइनली जहाँ उसका डेस्टिनेशन है। तो हम जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इसमें पाथ क्या है, वो कैसे गया है, इसका हम कोई जिक्र नहीं करते, ना ही इसमें हम उसको कंसिडर करते हैं। व्हेन वी डिफाइंड डिस्प्लेसमेंट, वी हैव ओनली कीप इन योर माइंड द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, जहाँ से व्यक्ति चला है और जहाँ को पहुँचा है, सिर्फ हम इस दो पॉइंट को अपने दिमाग में रखते हैं, बाकी को हम कंसिडर नहीं करते। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन फाइनल और इनिशियल, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो साथियों, इस डिस्प्लेसमेंट को और अच्छी तरह समझने के लिए हमने ये जो फिगर ड्रॉ किए हैं, इनसे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। साथियों, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन कहता है, अ पर्सन मूव फ्रॉम ऑरिजिन ओ टू पॉइंट सी। जो पहला क्वेश्चन उसमें कहता है, पर्सन मूव फ्रॉम ऑरिजिन ओ टू पॉइंट सी बैक टू पॉइंट बी, बैक टू पॉइंट बी। इट मीन्स कोई पर्सन जो है ये ऑरिजिन से चलता है और ये सी की तरफ यानी सी पर आता है और फिर सी से ये लौट करके फिर बी पर जाता है। तो हेयर वी फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हमें
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड करना है। तो साथियों, जब इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस, जैसा कि हमने कहा, डिस्टेंस इज ओनली पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या होता है? पाथ लेंथ होता है। वो पाथ लेंथ चाहे जैसा भी हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, जिगजैग हो, सर्कुलर हो, जिस तरह का भी पाथ हो, डिस्टेंस अगर डिस्टेंस डिफाइन करना है, डिस्टेंस अगर फाइंड करना है, तो हम पाथ लेंथ की चर्चा करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको पता है, अगर डिस्टेंस की बात करेंगे हम, तो पाथ लेंथ फ्रॉम ओ टू सी, जो पाथ लेंथ है यानी जो रास्ते की दूरी है, चूँकि पर्सन ऑरिजिन से चला है और सी को गया है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर द डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन ओ टू सी। सबसे पहले ओ से सी तक की जो दूरी है, इसको हम कंसीडर करेंगे। एंड देन फ्रॉम सी टू बी, चूँकि हमें पाथ लेंथ लेना है, चाहे पाथ लेंथ वो जैसा भी हो, हमें पाथ लेंथ लेना है। तो यहाँ पर वही लिखा गया, पाथ लेंथ फ्रॉम ओ टू सी प्लस पाथ लेंथ फ्रॉम सी टू बी। Here the path length from O to C is equal to 55 meter, 55 meter, or from C to B, 555 and 15 meter. It means the shortest distance path length from O to C is equal to 55 meter and path length from C to B is equal to 15 meter. Then total path length is equal to 70 meter. It is the distance traveled by person from origin O to C back to B. Okay? हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो जहाँ तक डिस्प्लेसमेंट की बात होती है, तो जैसा हमने कहा, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। हमें इसमें रास्ते कैसे गया है वो पर्सन, इसको कंसीडर नहीं करना है। वी हैव ओनली थिंक अबाउट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बारे में ही सोचना है, किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। तो जब हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बारे में सोचेंगे, तो यदि पर्सन ओ से यानी ऑरिजिन से चला है और सी को गया है और फिर बैक बी पर आया है, तो इस पर्सन का जो इनिशियल पॉइंट है वो ऑरिजिन है ओ, और जो फाइनल पॉइंट है वो बी है। तो जैसा कि हमने कहा, डिस्प्लेसमेंट में हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट की चर्चा करते हैं। इसके बाद वो क्या है, पाथ कैसा है, वो रिपीटेड है, वो उस पाथ पर कितना बार आया गया है, इससे मतलब नहीं होता है। हमें सिर्फ इससे मतलब होता है कि इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। तो इन दिस कंडीशन द इनिशियल पॉइंट इज ऑरिजिन एंड द फाइनल पॉइंट इज बी। सो वी कंसिडर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड बी। तो जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑरिजिन और बी की जब बात करते हैं, तो यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन ओ एंड बी इज इक्वल टू 40 मीटर, इज इक्वल टू 40 मीटर। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40 मीटर। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड बी इज इक्वल टू 40 मीटर। ओके, क्लियर हो चुका है ये चीज़। अब इसे और अच्छी तरह क्लियर करने के लिए हमने दूसरा उदाहरण भी लिए हैं, दूसरा एग्जाम्पल्स भी मैंने ली हैं। वो है अ पर्सन मूव फ्रॉम ऑरिजिन ओ टू पॉइंट ए देन पॉइंट बी। कहने का मतलब कि एक पर्सन जो है ऑरिजिन ओ से चलता है, ए पे आता है और उसके बाद फिर बी पे जाता है। तो जब पर्सन ओ से चलता है, ए पे आता है और फिर बी पे जाता है, तो हमारा जो पाथ जो हो गया वो ए ओ से लेकर के बी तक हो गया। तो इन दिस केस डिस्टेंस इज इक्वल टू, जैसा कि डिस्टेंस हमने कहा पाथ लेंथ होता है, हम इसमें पाथ लेंथ को कंसीडर करते हैं कि पाथ लेंथ क्या है, हमने कितनी दूरी तय की। अगर सपोज डेट हम यहाँ पर करीब पढ़ाने के क्रम में हम 10 बार आते जाते हैं, अगर ये हमारे बोर्ड की दूरी अगर 4 फीट का है, तो हम अगर 10 बार अगर इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक अगर जाते हैं, तो 4 × 10 इज इक्वल टू 40 मीटर, 40 फीट। इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मी, बट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, बिकॉज मैंने जिस पॉइंट से स्टार्ट की है, अंत में मैं फिर उसी पॉइंट पे चला जाता हूँ।
इसका मतलब मेरा इनिशियल पॉइंट भी वही हो जाता है और फाइनल पॉइंट भी वही हो जाता है। तो जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब एक हो, जब कॉन्साइड करे, जब एक दूसरे को ओवरलैप करे, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो जाते हैं और एक ही पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होगा जीरो होगा। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में भी हमने जो डिस्टेंस लिया है, ये पाथ लेंथ लिया है। जो पाथ लेंथ है ओ से बी तक का 40 मीटर, 40 मीटर इसका डिस्टेंस हो गया। और जब डिस्प्लेसमेंट की बात होती है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट ऑरिजिन एंड फाइनल पॉइंट बी, हेयर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन ओ टू बी इज इक्वल टू 40 मीटर आल्सो। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी 40 मीटर हो गया। साथियों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम इसको और क्लियरिफाई करेंगे, और क्लियरिफाई करने के दरमियान हम इसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, ताकि जो कुछ भी कंफ्यूजन अगर अभी तक बचा हो वो उसमें क्लियर हो जाए। तो साथियों, अभी तक जो भी आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अध्ययन किया, वो अध्ययन आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जितने भी कन्फ्यूजन्स होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो कॉन्सेप्ट होंगे, वो क्लियर हो गए होंगे। और यदि थोड़ा बहुत भी अगर बाकी रह गया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आपको सारे कन्फ्यूज़न दूर कर देंगे। तो कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग जो स्टडी करेंगे, इससे सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। तो चलते हैं। कहता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द पाथ लेंथ। डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द पाथ लेंथ, whereas the displacement defined as the shortest distance between initial and final point. Complete? दूसरा कहता है completely described by magnitude। इसे थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को दर्शाने के लिए, डिस्टेंस को बताने के लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। और मैग्नीट्यूड के दो पार्ट होते हैं, एक न्यूमरल वैल्यू होता है और एक यूनिट होते हैं। जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि डिस्टेंस अगर 4 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर का मतलब होता है जो यहाँ पर 4 किलोमीटर, जो 4 है वो न्यूमरल वैल्यू है और किलोमीटर जो है वो आपको यूनिट है। तो डिस्टेंस को दर्शाने के लिए, डिस्टेंस को बताने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ की आवश्यकता होती है, न्यूमरल वैल्यू और यूनिट की, जिसको दोनों को एक साथ मिला करके मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो साथियों, वहीं डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए हमें दो चीज़ की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। यानी यूँ कहें कि डिस्टेंस विथ डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यानी जब डिस्टेंस में जब डायरेक्शन को ऐड कर देते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट को दर्शाने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, न्यूमरल वैल्यू, यूनिट और डायरेक्शन। न्यूमरल वैल्यू और यूनिट को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को बताना होता है, तभी जो है ये डिस्प्लेसमेंट का जो डिस्क्रिप्शन है वो पूरा हो पाता है। तो साथियों, अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट का स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। जो डिस्टेंस है उसको हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इट मीन्स स्केलर का मतलब होता है एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ दो चीज़ हो, न्यूमरल वैल्यू और यूनिट। देयर इज नो डायरेक्शन, उसमें किसी प्रकार का कोई डायरेक्शन नहीं हो, तो अब हम उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और स्केलर क्वांटिटी को कहने के लिए कुछ और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है, कुछ और कॉन्सेप्ट बाकी हैं जो कि अभी आपके स्टैंडर्ड से ऊपर हैं। उसे समझने के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तब समझेंगे। तो साथियों, वहीं डिस्टेंस जहाँ फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, वहीं डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो वेक्टर का मतलब साधारण रूप से समझ लीजिए कि वेक्टर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। यानी कहने का मतलब वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है।
ठीक उसी प्रकार साथियों अब आगे पॉइंट की ओर चलेंगे। तो अगला जो पॉइंट है वो है डिस्टेंस इज नो फिक्स्ड डायरेक्शन, मतलब डिस्टेंस का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। वहीं डिस्प्लेसमेंट का यानी कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है डिस्टेंस इन डेफिनिट डायरेक्शन, जहाँ डिस्टेंस जो है उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, वहीं डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका एक फिक्स डायरेक्शन होता है, एक फिक्स दिशा होती है। एक डेफिनेट दिशा में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसके बाद फिर हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। डिस्टेंस नेवर बी जीरो। अब कहता है कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं होता है। जब हम चलते हैं तो डिस्टेंस का मतलब पाथ लेंथ, तो पाथ लेंथ कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। पाथ लेंथ कभी जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए जो डिस्टेंस है वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कब? जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब एक हो जाए, जब कोइंसाइड कर जाए, जब सेम हो जाए, तब उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो जीरो हो जाता है। तो साथियों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच ये जो कंपैरेटिव स्टडी हुआ, ये आपको पूरी तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो भी प्रश्न होगा, जो भी कन्फ्यूज़न होगा, वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। तो साथियों अब हम चलेंगे अगले टॉपिक की ओर।